हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म का एक पोर्शन लिया गया है यहाँ पे, जिसका हेडिंग बनेगा हमारा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में समझे। ठीक है, तो समय बचाने के लिए कुछ मैं लिख भी दिया हूँ पहले से। क्राउन कांच का बना एक समद्विभाजक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण जो है वो 90 अंश होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। और इसके लिए यह याद रखिएगा कि क्रांतिक कोण का जो मान होता है वह कितना होता है, 42 अंश होता है। जब प्रकाश किरणें इससे अधिक कोण पर जाती हैं तो वह अपवर्तित न होकर के पूर्ण परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और इन प्रिज्मों का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस किस काम में यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे। बाई इसके 2-3 रूल हम लोग पढ़ेंगे, 3। ठीक है, बेसिकली उन तीनों में से एक को मैंने लिख लिया है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले यूज के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरणों को 90 अंश के कोण से विचलित करना। मतलब इस प्रकार के प्रिज्म का जो पहला काम होता है वह क्या होता है, प्रकाश किरणों को 90 अंश के कोण पर विचलित करना होता है। देखिए, समद्विभाजक प्रिज्म बना लेते हैं। ठीक है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा है लाइन, ये भी होगा। ठीक है, तभी तो जब भुजाएं बराबर होंगे तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कंडीशन को समझिएगा, इसमें क्या होता है, 90 अंश तो होगा ही होगा। इसका जो अपवर्तक कोण होता है वो कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, चलिए 90 अंश ले लिया गया। बाकी के जो बचे वो कितने कितने हो जाएंगे, अगर ये साइड बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, कितने कितने हो जाएंगे, 45-45 हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोण भी कितने कितने हो जाएंगे, 45-45 अंश हो जाएंगे। अब पहला हमको यूज इसका पढ़ना है, क्या यूज पढ़ना है कि किरणों को 90 अंश के कोण पर कैसे ये विचलित करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले इसका नाम दे लेते हैं हम लोग। नाम क्या हो गया, ए बी और सी। कोण भी लिख लेते हैं, 45 अंश हो गया, ये भी कितना हो गया, 45 अंश, और ये कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो कैसे, किस प्रकार से इसको हम लोग यूज करेंगे कि यह क्या करे, प्रकाश किरणों को 90 अंश के कोण से विचलित करे। तो देखिए, इसके लिए एक प्रकाश किरण को हम लोग इस पृष्ठ के अभिलंबवत ले चलते हैं। तो आप जानते हैं नियम, अगर पृष्ठ के अभिलंबवत चलता है कोई भी प्रकाश किरण तो बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में भी चला जाता है। अभिलंबवत की स्थिति में क्या होता है, कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। बाकी इसके अलावा अगर किसी भी कोण पे जाएगा तो अपवर्तन के नियम का पालन करेगा, अभिलंब से दूर हटेगा चाहे उसके पास आएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका। अब इस पृष्ठ के लिए अभिलंब आप ड्रा कर लीजिए, इस पृष्ठ के लिए यह हो गया आपका अभिलंब। इसके बाद ध्यान से देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब इसके बाद पहले यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के नियम को समझ लिया जाए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, 45, 90। तो जो बचा हुआ ये जो कोण होगा ये भी कितना होगा, 45 होगा। और जब ये 45 होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश होगा, हो कि नहीं होगा। ये भी आपका जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा। और परावर्तन की कंडीशन में जितने अंश के कोण पे कोई प्रकाश अभिलंब के साथ जितने अंश के कोण पर प्रकाश किरण आपतित हुई है उतने ही अंश के कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस प्रिज्म का जो उपयोग किया गया, यूज किया गया, वह किस रूप में किया गया, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के रूप में प्रयुक्त किया गया, जिसमें प्रकाश किरणों को कितने अंश के कोण पर मोड़ने के लिए यूज किया गया, तो 90 अंश के कोण पर मोड़ने के लिए यूज किया गया। एक बार फिर समझ लीजिए इसके रे डायग्राम को। यहाँ पे बना लिया गया आपका समद्विभाजक प्रिज्म, एक प्रकाश किरण पहले पृष्ठ की अभिलंबवत चली है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी नियमों का पालन कैसे किया गया, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के नियम क्या होंगे, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। ये अभिलंब है मतलब 90, 45, जो बचा हुआ कोण होगा वो कितने का होगा, 45। अच्छा, इस वाले पृष्ठ के लिए ये भी तो अभिलंब ही है, अभिलंब होने का मतलब इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना हो जाएगा, 90 होगा, जिसमें से ये 45 निकाल देंगे तो बचा हुआ कोण कितना मिला, 45। तो परावर्तन के नियम में क्या होता है, आई और आर बराबर होते हैं, यानी अभिलंब के साथ कोई किरण जितने अंश के कोण पे आपतित होती है उतने ही अंश के कोण पे परावर्तित होती है। तो ओवरऑल 45 और 45 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रकार के प्रिज्म का उपयोग जो होता है वह किस रूप में होता है, प्रकाश किरणों को 90 अंश के कोण पर मोड़ने के लिए होता है।
इसके दूसरे यूज को देखते हैं। दूसरा यूज क्या है, प्रकाश किरणों को अब तक हम लोग सीखे क्या है, पहले में 90 अंश के कोण पर कैसे मोड़ा जाता है। दूसरा नंबर हम सीखेंगे एक प्रकाश किरणों को 180 अंश के कोण पर कैसे मोड़ा जाएगा। ठीक है, 180 अंश के कोण पर मोड़ने के लिए इस प्रकार के प्रिज्म का कैसे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रिज्म बना दिया गया है। प्रिज्म को देखिए, अब सीखते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए आप सीखते हैं रे डायग्राम के बारे में, कैसे 180 अंश के कोण पर यह क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए यह हमारा क्या हो गया, 90 अंश का कोण, नाम कुछ बना लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 अंश और ये कितना हो जाएगा 45 अंश। समद्विबाह होने का मतलब ये हो गया, ये दोनों बराबर है, दोनों कोण बराबर है और एक कितना है 90 अंश है। बाकी ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई बिंदु वस्तु है या फिर कह सकते हैं कोई वस्तु है, नाम दे लेते हैं पी और क्यू। ठीक है, तो पहले एक का हम लोग एग्जामिन किया जाए। ठीक है, पहले एक के लिए पी से जो प्रकाश किरण चलेगी, इसके लिए रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रकाश किरण हम लोग क्या करते हैं, इसके अभिलंबवत भेजते हैं। ठीक है ना, इस वस्तु से पहला जो प्रकाश किरण है अभिलंबवत चलेगा, बिंदु P से एक प्रकाश किरण क्या चला, पृष्ठ के अभिलंबवत बिना विचलित हुए सीधे आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे इस पृष्ठ के साथ जब अपवर्तन के नियम का पालन करेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जब अपवर्तन के नियम का पालन करेगा 90 45, ये भी 45, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 45 अंश होगा। बचा हुआ कोण कितना होगा 45 अंश होगा। और जब ये 45 अंश होगा तो अब परावर्तित भी कितने अंश के कोण पे होगी, 45 पे ही होगी। तो 45 अंश के कोण पे परावर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका कितना 45 अंश। ऐसे चलिए टकरा के अब ऐसे। अब इसके बाद इस वाले पृष्ठ पे आ जाइए। जब इस वाले पृष्ठ पे हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, तो इस अभिलंब के लिए त्रिभुज के कोणों का नियम देख लिया जाए। कुल कितना होता है आपका, कुल जो कोण होता है एक सरल रेखा पे 180, जिसमें ये 90 घट गया तो ये दोनों मिला के 90 होगा और ये 45 था भाई। त्रिभुज के नियम से ये कितना मिलेगा 45। तो 45 45 45, तो जो बचा हुआ है वो भी कितना होगा 45 ही होगा। तो 45 और 90, तो जो बचा हुआ कोण है वो कितना होगा 45 होगा। तो ये भी कितना होगा 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये अभिलंब है और अभिलंब के इधर का दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 90 होगा। तो अगर एक 45 है तो भी 45 हो जाएगा। अब समझिए, जितने अंश के कोण पे प्रकाश किरण आपतित हुई है उतने ही अंश के कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, यह कोण भी आपका कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि यह जो प्रिज्म है बहुत ही अच्छा प्रिज्म है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं TRP। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, पूर्ण परावर्तन प्रिज्म। इस प्रिज्म को हम पहला उपयोग हम लोग क्या पढ़े थे, 90 अंश के कोण पे कैसे मोड़ता है। दूसरा 180 अंश के कोण पे किसी प्रकाश किरण को कैसे वह परावर्तित करता है। ठीक है, विचलित करता है उसको। देखिए प्रकाश किरण चली किधर, इधर, विचलित हो करके उसी के 180 अंश के कोण पे क्या हो गई, वापस आ गई। देखिए इधर चली थी और इधर वापस आ गई, कितने अंश का कोण बना ली 180 अंश के कोण पर क्या कर दिया, ये विचलित कर दिया। ठीक है, आई होप कि रे डायग्राम आप समझ गए होंगे। एक बार फिर सुन लीजिए। जब पृष्ठ के अभिलंब चलेगा बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। अभिलंब जब खींच लेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के कोणों के योगफल के नियम से ये 45, तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये अभिलंब होगा। और जब ये 45 तो ये 45 क्योंकि परावर्तन का नियम होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 45 तो ये भी 45, 45 और 90 135, फिर ये 45 हो जाएगा क्योंकि 180 होना है। तो जब ये 45 होगा तो इसके बगल वाला 45 क्योंकि ये अभिलंब है और इसके इधर 90 होना था। जब ये 45 तो ये भी 45 परावर्तन के नियम पे। तो फिर ओवरऑल ये क्या हो गया, जब बाहर आ गया तो दोनों, या ऐसे कह सकते हैं कितने अंश के कोण पे यह प्रिज्म जो है प्रकाश किरण को कितने अंश के कोण पर विचलित कर दिया, 180 अंश के कोण पर विचलित कर दिया। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, बिना विचलन के उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना है। अब तक तो हम लोग दो पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला नंबर जो है 90 अंश के कोण पे कैसे विचलित करता है,
ठीक है। दूसरा नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 180 अंश के कोण पे कैसे विचलित करता है इस प्रकार का प्रिज्म। और तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कि किसी बिना विचलन के, मतलब कोई विचलन ना हो, उसके उल्टे प्रतिबिंब को क्या कर देना, सीधा कर देना। मान लेते उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है क्या, ये P डैश Q डैश P डैश, और इसी काम को क्या कर देना है, सीधा प्रतिबिंब बना देना है। तो इसके लिए हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए रे डायग्राम को थोड़ा सा समय बचाने के लिए पहले से लिख लिए हम, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं प्रकाश किरणों के चलने के नियम को समझा जाए, तो जो प्रकाश किरण चलेगी यहाँ से, ठीक है, इस वस्तु से समांतर चलेगी, पहले पृष्ठ से अपवर्तन का नियम लागू होगा, ये पहले पृष्ठ के लिए विलंब होगा, विरल से सघन में जा रही है, विलंब की ओर झुक जाएगी, झुक के यहाँ आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, TIR की घटना होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। तो इस कंडीशन में जितने अंश के कोण पर आई है उतने अंश के कोण पे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब आएगी तो अब सघन से विरल में जा रही है तो विलंब से दूर हट जाएगी, कुछ इस प्रकार से गई। ये Q के रेज को समझ में आ गया, वो सेम रेज हम लोग P के लिए ड्रा किए हैं। P के लिए क्या होगा, P डैश से जो प्रकाश किरण चलेगी अविलंब की ओर झुक जाएगी, यहाँ पे TIR की घटना होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। उसके बाद जितने अंश के कोण पर आपतित होगी उतने अंश के कोण पे परावर्तित हो जाएगी। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, वो जाके प्रिज्म का न्यूमेरिकल नंबर 2 देख ले, वो समझ में आ जाएगा। प्रिज्म किस टाइप के, हम लोग TIR पे रिलेटेड प्रिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया बहुत डीपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद से जो प्रकाश किरण चलेगी वह सघन से विरल में जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार से ये डबल एरो वाला जो है आपका, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रिज्म का उपयोग, तीसरा हम लोग उपयोग पढ़े हैं कि किस काम में होता है, तो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने में, यानी किसी भी उल्टे वस्तु को अगर हमको सीधा देखना होगा तो हम लोग इस प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं, वह उल्टा प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा करके दिखा देगा। तो आई होप कि इस प्रिज्म के तीनों उपयोगों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।